हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट एजुकेशन में। आप सबने जो हिस्ट्री का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे उसको मतलब भर भर के आप सबने प्यार दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद आप सबका। और आप सब जो पार्ट 2 की मांग किए थे, इस पार्ट 2 में हम लोग देखिए कितना बढ़िया फर्स्ट वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। वहां पे आपको इतिहास का बहुत बेहतर इंट्रोडक्शन दिया गया है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, हड़प्पा सभ्यता। इस हड़प्पा सभ्यता को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, देखिएगा ईंट बनके तथा अस्थिया, इसको हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। और जो भी बच्चे एकदम जीरो से कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए क्लासेज होगी। एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन लिखकर आपके सामने एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन छूटे और इसके साथ साथ आने वाले जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं वहां भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए और बढ़िए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहीं पे, आप यह ध्यान लाइएगा। सबसे पहले समझिए ईंट बनके तथा अस्थिया में यह पूरा तत्व क्या है। पूरा तत्व लिख दिया गया है, ऐसे जानिएगा पूरा तत्व क्या है। पूरा तत्व गौर से समझेंगे, आपको क्लास में याद करा के भेजेंगे हम। और ये पूरा तत्व क्या है, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से समझिए। पूरा तत्व दो शब्दों से मिलकर बने, ऐसा ध्यान रखिए, पूरा प्लस तत्व। पूरा मतलब समझिए पुराना, तत्व मतलब तत्व होता है पदार्थ। यानी इसमें क्या कहा गया, पूरा तत्व क्या था कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके उस समय के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाना पूरा तत्व कहलाता है। समझ में आया? यानी पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके उस समय के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाना पूरा तत्व कहलाता है। दिमाग में आएगा ना? याद करने वाला कोई चीज में सोच लीजिए कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तु की खुदाई करना और खुदाई करके उस समय के लोग कैसे जीवन जीते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, इसका पता लगाना पूरा तत्व कहलाता है। समझ में आया ना? अब पूरा तत्व के साथ साथ आप यह जानेंगे कार्बन 14 विधि। यह कार्बन 14 विधि चाहे कार्बन 13 विधि भी होता है, ठीक ना? तो कार्बन 40 विधि क्या है बताइए। अगर जो बच्चे 12th क्लास पर उनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे 2 नंबर का, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पूरा तत्व की परिभाषा याद कर लिए तो आप कार्बन 14 विधि भी याद कर लेंगे, इसलिए दोनों को हम साथ में रख दिए हैं। पूरा तत्व समझ के पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर उस समय के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाना पूरा तत्व कहलाता है। लेकिन कार्बन 14 विधि क्या है? तो भी वही है कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई कर उसके समय का पता लगाना क्या कहलाता है? कार्बन 40 विधि कहलाता है। कार्बन 14 विधि दिमाग में आ गया ना? एक 13 विधि जो होता है, 13 वाला चेंज हो जाता है उसका मान, लेकिन आप देखिएगा 14 जो होता है यह निश्चित रहता है। तो यह क्या बताता है कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी के अंदर से आप निकालते हैं वो कितना पुराना है, वो कितनी टाइम का है, यह बताने वाला विधि कहलाता है आपका कार्बन 14 विधि। बताइए दिमाग में आ गया? चलिए आगे आइए और आगे वाले चीजों को बेहतर तरीका से समझिए। यहाँ पे सिंधु सभ्यता को हम लोग समझने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो इसके कई सारे नामकरण है, अलग अलग नाम, इसको देखिएगा। यानी सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसे संधव सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब अलग अलग नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ, सारे डिटेल चीज हम समझेंगे बढ़िया से। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की जब शुरुआत, गेटो बंद करना, ना पहले अंदर लोगों तो इमेज में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले उसकी खुदाई जो हुई वो हड़प्पा नामक स्थान पे हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा था हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। नॉर्मल समझिए, डिटेली और मजा आने वाला है आगे चल करके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है 2 नंबर में कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्या समस्या है, कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़िए, अब देखिएगा ध्यान से। इसका नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था। तो जॉन मार्शल ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। अब ध्यान से समझेंगे, इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का काल। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता का टाइमिंग जो था वो कब से कब तक था, तो आप क्या कहिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, टाइमिंग था। यह त्रिभुजाकार था, इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। ये भी बात दिमाग में रखिएगा। तो गेटो बंद कर दीजिएगा लोग।
बंद कर दीजिए। चलिए यहां से पूछा जाए आपके कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। देखिएगा, यह विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, जो बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये भी बात आप दिमाग में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह सबसे पहली भारत की प्रथम सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता, और यह सबसे बड़ी सभ्यता थी। पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम है, ध्यान रखिएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का पिता माना जाता है। आई थिंक ये जो पॉइंट है आप समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ ध्यान लाइए, अब आप समझिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई, अब यहाँ से स्थल से देखेंगे कोई सा स्थल का खुदाई किसने किया, सबसे पहले कौन सा स्थल मिला था। अब आपके दिमाग में सारा चीजें छपने वाले हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस सारे चीजों को समझते चलिए। नोट कर लीजिए कॉपी में, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं नोट से पढ़ लेने के बाद, क्लास देख लेने के बाद, आप हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन अगर एग्जाम में बैठते हैं, ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर आने वाले हैं। एक एक चीजों को बहुत डिटेयली हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले इसके प्रमुख स्थल में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की क्या हुई थी? खुदाई होती है, हड़प्पा। अब इसको समझिए बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा की खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम दिमाग में आ गया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किसने की? तो दयाराम साहनी ने किया था, और इसकी खुदाई उन्होंने 1921 ईस्वी में की थी, ठीक ना। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई, तो कहिएगा हड़प्पा नामक स्थल की। और हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। इतना दिमाग में आ गया। यह रावी नदी के तट पे स्थित है, यानी हड़प्पा नामक जो स्थल है किस नदी के तट पे है? रावी नदी के तट पे स्थित है। आई समझ में ना भाई, रावी नदी के तट पे स्थित है, और यह पाकिस्तान के मांटोगोमरी जिले में है, मांटोगोमरी जिले में। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहेगा सारा पॉइंट लिख दिया यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा जो अभी है वर्तमान में किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस जिला के पास है? मांटोगोमरी जिला के पास स्थित है। क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहां से निम्न वस्तुएं मिली, यानी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं मिली थी खुदाई करके। तो देखिए क्या मिला था? कुम्हार का चाक मिला था, कुम्हार जो चाहते वाला। श्रमिक आवास, श्रमिक आवास मतलब श्रमिक आवास, यानी जहां मजदूर रहते थे वैसा घर भी मिला था वहां पे खुदाई करके। मातृ देवी की मूर्ति, यानी वो लोग मातृ सत्तात्मक समाज था सबका। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका समाज जो था वह मातृ सत्तात्मक था, यानी माता का धन, यानी माता को मानने वाला। जैसे हम लोग अभी समाज क्या है? पितृ सत्तात्मक है। इस तरह क्या था? मातृ सत्तात्मक था, है ना। अब देखेंगे लकड़ी की ओखली मिला था, जैसे टूटा जाता था धान वगैरह वैसे। लकड़ी का ताबूत, ताबूत कहने का मतलब है जिसमें लाश को रखा जाता है बॉक्स की तरह बंद करके, उसी को ताबूत कहा जाता था ना। तो वहां से लकड़ी का ताबूत भी मिला था। अब समझिएगा आर्च कब्रस्तान, वहां से कब्रस्तान भी मिला था, यानी उस समय भी लाश को उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाया जाता था, जैसे आजकल दफनाया जाता है। तो उस समय भी ऐसे ही हुआ था, है ना। तो वहां से RS-47 कब्रस्तान भी मिला था, हाथी का कपाल भी मिला था, और स्वास्तिक चिन्ह भी मिला था। यानी समझिए वो लोग पूजा पाठ में भी ध्यान रखते थे, और स्वास्तिक का चिन्ह भी उन लोगों को मिला था। अब समझेंगे यहां से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है कि यह CR-37 क्या है। CR-37 एक प्रकार का कब्रस्तान है, और यह कब्रस्तान हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के समय में ही मिला था। तो देखिए क्या लिखा गया उत्तर में कि हड़प्पा नगर के दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता के काल में कब्रस्तान मिला, जिसे वैज्ञानिकों ने CR-37 कहा। नॉर्मल बात आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए CR-37 क्या है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है CR-37, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है, VVI क्वेश्चन बन जाता है। यह CR-37 आप दिमाग में रखिएगा। यानी सिंधु सभ्यता में हड़प्पा की जब खुदाई थी, हड़प्पा में सिंधु सभ्यता के काल में हड़प्पा नामक स्थान पे एक कब्रस्तान मिला, जिसे CR-37 कहते हैं। प्रारंभ में इसकी खुदाई 1937 में उसकी खुदाई माघी स्वरूप वत्स ने किया था, बल्कि बाद में चल करके इसकी खुदाई 1946 में हिलर ने किया था। तो ध्यान रखिएगा ये बात। ऑब्जेक्टिव को सब पूछता है कि जो CR-37 है क्या है? एक कब्रस्तान है, और ये कब्रस्तान कब मिला था, कहां मिला था? हड़प्पा में मिला था। इसकी खुदाई किसने की थी? तो हिलर ने किया था 1946 में। लेकिन प्रारंभ किसने किया था? शुरू में 1937 में माघी स्वरूप वत्स ने किया था, लेकिन डिटेयली नहीं कर पाए, उसको क्लियरली नहीं बता पाए। फुली बताने का काम किया था हिलर ने, इसलिए सारा हिलर को जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखिएगा।
एक नंबर स्थल समझ गए आप। चलिए अब दूसरा स्थल समझिए, मोहनजोदड़ो। बताइए मोहनजोदड़ो बड़ा नाम है, इतना चीज अब यहाँ पर दिमाग में रखिए कि मोहनजोदड़ो जो है जितना सारा स्थल खोजा गया उस समय बड़ा नाम है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। अब इतना बड़ा क्या है बता रहे हैं, अब यहाँ से ये सोचिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो भी बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो, सबसे विशाला अन्नागार मोहनजोदड़ो, एकदम लगा देना आंख मुंह करके, सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, जो भी बड़ा पूछे अगर सब मोहनजोदड़ो में लगा दीजिएगा। चलिए तो 2 नंबर स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, यानी सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई 1921 में, दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। अब दूसरा स्थल जो मिला जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, इसको देखिएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी ने किया था, इसके साल भर बाद 1922 में। 1922 में किसे किया था? आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम था राघव दास बनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार है एग्जाम के लिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किससे किया था? तो आर.डी. बनर्जी, राघव दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई? तो कब हुई थी? 1922 में। इतना क्लियर हो गया? यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। कहां है? सिंधु नदी के तट पे। गौर कीजिएगा, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है ना। अब समझिएगा, यह वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना जिले में है, ये भी बात दिमाग में रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान में। एक चीज और ध्यान रखिए, हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश जो स्थल एवरा है वो सब कहां चला गया? पाकिस्तान में। अधिकांश स्थल पाकिस्तान में, कुछ है भारत के कुछ हिस्सों में जैसे गुजरात में, राजस्थान में है, लेकिन अधिकांश स्थल कहां है? पाकिस्तान में देखने को आपको मिलेगा। तो समझ गए आप, यह वर्तमान में पाकिस्तान के लारकाना जिले में स्थित है। अब समझिए, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। बता दिए ना कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है सिंधु सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। अब समझिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। एक एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु मतलब जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मृतकों का टीला किसका अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया ना। अब आगे समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं आपको मिली थी, समझ में आ रहा है ना। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत मजा आने वाले हैं आपको एक एक चीजों में, और एक एक पॉइंट को कितना बढ़िया से डील किया गया है, आप बस आनंद उठाते चलिए। अब चलिए यहाँ देखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र मिला था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी और तांबे का ढेर मिला था। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ देगा कि विशाल अन्नागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। सूती वस्त्र कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो। ये पूछता है, वाला पॉइंट को पूछता है कि कांसे की मूर्ति है, डांस करती हुई नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो। तांबे का ढेर भी कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। आई थिंक आप दूसरा स्थल समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरे स्थल की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरा स्थल की तरफ अपना ध्यान लाइए, क्या है? रोपड़। अरे चौथा दे दिया, रोपड़। चलिए यहां समझेंगे। इसकी खुदाई 1953 ईस्वी में यगदत्त शर्मा ने की थी। रोपड़ जो है, इस रोपड़ की खुदाई किसने किया था? यगदत्त शर्मा। तो अब किए थे 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई। क्लियर हुआ? यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे है। कहां है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोपड़ कहां है? तो पाकिस्तान में है, सॉरी पंजाब में है। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1953 में। किसने किया था? यगदत्त शर्मा ने किया था। अब देखेंगे, यह मानव के साथ साथ पालतू पशु कुत्ते का भी शव मिला है, यानी सबसे पहले पाला गया पशु कुत्ता ही था। तो ऐसा यहाँ देखा गया कि मानव का भी शव मिला है, उसके साथ साथ कुत्ता का भी शव मिला है। यहाँ देखेंगे, नोट में याद रखेंगे, ऐसे ही शव नौपाषाण काल में बुर्ज में मिला था। ठीक ना, जैसे नौपाषाण काल जो पढ़े थे तो बताया जा रहा है, शाही जैसे यहाँ पर शव मिला था, ठीक उसी प्रकार देखा गया कि नौपाषाण काल में जाकर के आपको बुर्ज में शाही क्या मिला था? आपके 100 देखने को मिला था। आई थिंक आप रोपड़ समझ गए होंगे। चलिए अब अगला स्थल समझिए। अगला स्थल आपके सामने है बनावली। यह इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट को लेकर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। इसे क्या था? रविंद्र सिंह। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखते चलिएगा, एक एक पॉइंट को दिमाग में रखते चलिए। रविंद्र सिंह ने किया था। यह हरियाणा के पास रंगोई नदी के तट पर अवस्थित है। बनावली के बारे में एकदम ध्यान रखिएगा। बनावली जो है यह हरियाणा में है, इस नदी के पास रंगोई तट के पास अवस्थित है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी यहाँ की सड़कें देखा जाता है टेढ़ी मेढ़ी थी, बल्कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, पूरे 90 डिग्री पे, और पूरा पश्चिम दिशा में हुआ करती थी। लेकिन देखा गया यह कि बनावली जो है यहाँ की सड़कें जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी। दूसरी बात, यहाँ जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। बनावली जो था एक कुछ स्थल माना गया, ज्यादा कुछ यहाँ पे व्यवस्था नहीं थी। आप देख रहे हैं कि सड़कें जो क्या थी टेढ़ी मेढ़ी थी। दूसरी बात आप यह देखें कि यहाँ जल निकासी का भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। चलिए आगे समझिए।
चलिए थोड़ा तेजी में चलते हैं ताकि आपके कार्य को और आसान कर दिया जाए। अब सुरकोटदा के बारे में जानिए। सुरकोटदा जो स्थल है इसके बारे में, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ है सुरकोटदा? कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहां से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली थी, ठीक ना? ये ध्यान रखिए। कलश कहां से मिला था? आपके सुरकोटदा से। सावधान कहां से मिला था? सुरकोटदा से। तथा घोड़े की हड्डी कहां से मिली थी? सुरकोटदा से। छोटा छोटा स्थल है। मुख्य रूप से स्थल जो है समझिए हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। एक लोथल भी बड़ी फेमस है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताते हैं। अब आ जाइए आप यहाँ पे लोथल आ गया ना। लोथल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 12th क्लास के एग्जाम यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और यहाँ से लोथल से। तो लोथल के बारे में समझिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का शहर। क्या होता है? मुर्दों का शहर। चाहे मृतकों का घाव भी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का घाव। मृतकों का घाव, कंफ्यूज मत होइएगा। मृतकों का टीला जो है वह मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या होता है? मृतकों का टीला। बल्कि आपका लोथल का अर्थ होता है मृतकों का घाव, अच्छा है मुर्दों का शहर कहा जाता है लोथल को। आगे समझिएगा। यह गुजरात में है, भभुआ नदी के किनारे स्थित है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे है? तो भभुआ नदी के किनारे स्थित है आपका ये लोथल। अब समझिएगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जहां से बोदीबड़ा का साक्ष्य मिला है। बोदीबड़ा क्या है? बोदीबड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह समझ रहे हैं? बंदरगाह कहने का मतलब होता है जहां बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं, उसको बंदरगाह कहा जाता है। जैसे मानिए नदी हो गया, तो नदी में छोटे छोटे नाव होते हैं, उसको लोग घाट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जब समुद्र के तट पे आकर के आपके बड़े बड़े जहाज ठहरते हैं जहां व्यापार की केंद्र होता है, उसको कहा जाता है बंदरगाह। और उस बंदरगाह को बोदीबड़ा मिला था। ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बोदीबड़ा कहां से मिला था? आप कहिएगा कि बोदीबड़ा जो था वो कहां से मिला था? आपके लोथल से मिला था। समझ में तुमको भाइयों? आनंद उठाओ। चलो देखो, समय बर्बाद करने की जरूरी नहीं है। आप लोग ऐसे लोगों का वीडियो देख रहे हैं जो लड़कियां है एकदम आकर के मजा मार रही है, बायोलॉजी से बी हटा दो, ई कर दो, वो कर दो, जापान से जे हटा दो, पी हटा दो। तो ऐसे ना थोड़ा मेहनत कीजिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। हम लोग बिना टाइम गंवाए आप सबके सामने उपस्थित होकर के लगातार आदमी मेहनत कर रहा है, तो यहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब हम मजाक कर यहाँ पे डांस करते तो अच्छा लगेगा। आनंद उठाते हुए पढ़िए मेरे प्यारे, पढ़ लीजिए, वही हाथ लगेगा ना। कंटेंट की कमी नहीं है दुनिया में, कहीं से आपको समझ में आना चाहिए, पढ़िए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, है कि ना। तो चलिए यहां तक तो आप क्लियर कर लिए। अब आइए, यहाँ विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है क्योंकि यहाँ से फारस की मुहर मिली है। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक केंद्र है। अब क्या कहिएगा? लोथल जो है व्यापारिक केंद्र है, बोदीबड़ा यहीं से मिला था। समझ में आया ना? अब समझिए, यहाँ से युगल शव मिले हैं जो सती प्रथा का संकेत देते हैं। युगल शव माने जोड़ा में। सती प्रथा में क्या हुआ करता था? सती प्रथा तो हम जन्म में करते हैं। सती प्रथा में पुरुष अगर मर जाए तो उसके साथ साथ उसके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, वो सती प्रथा। युगल शव, तो युगल शव क्या बता रहे हैं कि सती प्रथा एक साथ अगर दो शव को दफनाया गया है तो समझिए किसका संकेत है? आपके सती प्रथा का। यहाँ से शतरंज की तरह खेल का साक्ष्य मिला है, यानी शतरंज के खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? आप कहिएगा लोथल से। समझ में आया ना? बढ़े आगे, मजा आ रहा है ना? चलिए आनंद उठाते हुए पढ़ते चलना है। अगले स्थल की तरफ बढ़ते हैं और अगला स्थल आपके सामने देखिए क्या है, इस पे चर्चा कीजिएगा। रंगपुरा। रंगपुरा के बारे में समझ आइए, यह गुजरात में स्थित है, इसका ध्यान रखिएगा। रंगपुरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले। क्लियर हो गया? ये ज्यादा भारी स्थल नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत रियल केस में आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए जरूरी हो सकता है। हम सारे स्थल को आपको डाल दिए हैं, छोटा मोटा जो भी हो। तो धान की भूसी के साक्ष्य कहां से मिले? रंगपुरा से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रंगपुरा कहाँ है वर्तमान में? गुजरात में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखेगा, अब कालीबंगन। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, यह वीवीआई हो जाता है कालीबंगन। यहाँ से खूब क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। क्या होता है? काली चूड़ी। काली चूड़ी, करिया करिया रसगुल्ला रसदार राजा जी, करिया करिया। कालीबंगन से करिए याद रखिए। काला काला लोग राजस्थान के होते हैं। राजस्थान कैसे लिखेगा? राजस्थान के करिए करिए, धाम लागो तो करिए हो जाती है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो कालीबंगन जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। एग्जाम में पूछा हुआ है, पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। यह कहाँ है? राजस्थान में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी पॉइंट खूब पूछा जाता है।
तो जो यह कालीबंगन के बारे में जो 3 पॉइंट लिखा गया, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले स्थल के बारे में चर्चा कर लीजिए। अच्छा, स्थल तो पूरा हो गया। अब समझिए सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, यह समझ जाइए। उसके बाद हम लोग फिर एक छोटा सा वीडियो लेके आएंगे इसके बाद वाले पार्ट को, ये लास्ट रखेंगे यहाँ पे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। इस क्लास में आप क्या देखें कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं, इस सारे चीजों को देखिए। अब थोड़ा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता भी समझ जाइए, विशेषता बहुत जरूरी है, कई सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, सबसे बड़ी विशेषता इसकी शहरी सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी और शहरी सभ्यता में द्विस्तरीय सभ्यता थी। क्या थी? द्विस्तरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पे काटती थी और पूर्व पश्चिम दिशा में थी। इतना ध्यान रखिएगा। ये जो सिंधु सभ्यता था इसको सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता कहते हैं, सैंधव सभ्यता। उसके बाद इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता क्या कहते हैं? मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया था तांबा। क्या खोजा गया था? तांबा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद खोजा गया टील। क्या खोजा गया? टील। हड़प्पा वासी के लोग जब हथियार का उपयोग करते तो तांबा भी मुड़ जाता था, टील भी। तो दोनों को क्या करें, मिला करके एक नया बना दिए कांस्य, जिसको कहते हैं हम लोग फुलहा का बर्तन। ना सुने बड़ा, मम्मी लेके आई हुई है फुलहा का बर्तन, भाभीओ लेके आई हुई है, तो वही फुलहा के बर्तन को कांस कहते हैं। तो इस सभ्यता में कांस की खोज हुई, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु नदी के तट पर विकास हुआ, तो इसे सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खुदाई हुई थी। समझ में आया ना? तो यह विशेषता समझ गया आप, एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पे काटती थी, 90 डिग्री का पूर्व पश्चिम दिशा में थी। मातृसत्तात्मक समाज, यानी इनका समाज जो था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। पहले भी चर्चा किए हैं। मातृसत्तात्मक आने का मतलब माता का धन ही बेटा का होगा, यानी प्रमुख प्रधानता माता की थी। हम लोग का अभी जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। चलिए अब देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब था कि इनका मुख्य आधार क्या था? पैसा कमाने का, अर्थ कमाने का। तो मुख्य आधार क्या था? कृषि था, व्यापार था, और इनका व्यापार विदेशों तक होता था, छोटी जगह पे नहीं। ऐसा देखा गया इनका व्यापार विदेशों तक होता था, इनका मुहर जो मिला था उसे पता चलता था। अगला पॉइंट देखिए, लिपि के बारे में जानेंगे। इनकी लिपि भावचित्रात्मक थी। भावचित्रात्मक आने होता है, इसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी तो आपका अज्ञात थी। क्या थी? अज्ञात। अज्ञात मतलब इसे अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके, ठीक ना? अज्ञात थी। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक, सिर्फ भाव समझ सकते थे, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि में अक्षरों या चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच, ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव को सब पूछता है। 375 से 400 के बीच इसके चिन्हों की संख्या थी इसके लिपि में। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिखावट को ब्रुष्टोफेदन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रुष्टोफेदन भी कहा जाता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी दाईं से बाईं फिर बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी। आई थिंक ये क्लियर कर लिए होंगे। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग अगले सीरीज में देखेंगे कि अगला क्या है। वीडियो ज्यादा बड़ा ना, इसलिए छोटा छोटा सीरीज। इस क्लास के आपके 3 पार्ट बनाए हैं। पहला पार्ट में समझिए कि पूरे आपके हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बताया गया है। सेकेंड पार्ट आप अभी पढ़े, इस सेकेंड पार्ट में आप देखें कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी विशेषता क्या है और हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल की खुदाई हुई, कहां से क्या क्या चीज मिला, ये क्लियर हो गया। कुछ बातें आगे हम लोग पार्ट 3 लेंगे, वो भी छोटा सा वीडियो होगा, और हम लोग पार्ट 3 में इस सारे चैप्टर को, एक चैप्टर को समाप्त कर देंगे। फिर बाकी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को सर आप ऐसे ही कर लीजिएगा, उसका भी हम प्रैक्टिस